नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय में चैप्टर 2 में समाकलन गणित को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने समाकलन गणित का या समाकलन का ग्राफीय निरूपण पढ़ा था और उसका भौतिक मीनिंग भी हमने समझा था। उससे संबंधित कुछ सूत्र या कुछ फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। शेष अन्य फॉर्मूले और किस प्रकार से हमें इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन कैलकुलस। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, हमें किसी कांस्टेंट का समाकलन करना है। हमें किसी कांस्टेंट का समाकलन करना है और जैसे मान लेते हैं हमें x के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो इसका जो समाकलन होगा वो कितना होगा, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और dx का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कांस्टेंट का समाकलन शून्य नहीं होगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा c। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। अगर आपको x की पावर n का समाकलन करना है, x की पावर n का जो अवकलन था वो था nx की पावर n-1, जबकि x की पावर n का जो समाकलन होगा उसका फॉर्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट c। अब इस पर बेसिस यदि अपन एक एग्जांपल लें या एक और समाकलन करें x की पावर 2 का, x की पावर 2 का x के सापेक्ष करना है समाकलन, x की पावर 2 का x के सापेक्ष करना है, हमें समाकलन करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं n का मान कितना है, 2 है। n का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1। तो रिजल्ट कितना आएगा, x की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट c। कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी जाएंगी, उसके हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। अगर x की पावर 4 हुआ तो उसका समाकलन कितना होगा, x की पावर 5/5। एक पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो x की पावर n का हमने फॉर्मूला देखा जिस प्रकार से हमारे पास अवकलन था। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, दूसरा सूत्र ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास वन अपॉन एक्स का समाकलन करना है, अगर आपको 1/x² का या x² ले लेते हैं, चलिए अगर आप यहाँ पे 1/x² लेते हैं, इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये कैसे होगा, तो आपको पता है x की पावर 2 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, x की पावर -2 समाकलन। तो यहाँ पे n कितना है, -2। तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आएगा, -2 + 1 -1, x की पावर -1, x की पावर -1 नीचे आके कितना हो जाएगी, 1/x और 2 + 1 -1 और ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर आगे प्लस कांस्टेंट c। तो इसका जो समाकलन होता है 1/x² का, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमने देखा था तो मेरे पास यहाँ पे है fx और यहाँ पर है gx, दो फंक्शन का मल्टीपल है और मेरे को क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। किसको, फर्स्ट फंक्शन को। जैसे मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। फंक्शन से संबंधित जो फॉर्मूले हैं या जो नियम है वो हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। अभी हम इतना डीपली नहीं जा रहे हैं, आपको केवल इतना ही बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन दो फंक्शन का क्या है, गुणनफल fx एंड gx। यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, चिन्हित करेंगे फंक्शंस को। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को परिभाषित करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को परिभाषित करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन fx और इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। सही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा।
अब साइन आएगा माइनस का, उसके बाद में एक इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। देन सेकंड का इंटीग्रेशन, इसके अंदर ही एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सही है। और उसके बाद में यहां पर क्या लगा देंगे, कांस्टेंट सी लगा देंगे। थोड़ा सा बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना, जब हम इसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के तो हमारे 2 से 3 पन्ने भी भर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल के अंदर, 2 तो मिनिमम मान के चले, इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन होते हैं इनके। तो कोई भी 2 फंक्शन है f(x) और g(x), उनका यदि मल्टीपल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये किस प्रकार से किया जाएगा वो भी हम कंसल्ट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट सी। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, यहां पर एक फॉर्मूला होता है आई लेट, ये क्रम चलता है। आपके पास मैक्सिमम 2 ही फंक्शन होंगे, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फलन होते हैं। तो फलन कौन कौन से होते हैं, एक तो इनवर्स फंक्शन, कौन से फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस में होते हैं, ई की फॉर्म में होते हैं, जैसे ई की पावर एक्स, सही है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, साइन कोस टेन की फॉर्म में होते हैं, साइन एक्स कोस एक्स, इस प्रकार से। अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, वो आपको पता ही कैसे होते हैं, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है, 2x होता है, इस प्रकार से। लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं लॉग की फॉर्म में, log x, log e बेस x, ठीक है, ये भी आपको पता है। और जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो होते हैं साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, इस प्रकार से। तो हमारे पास मैक्सिमम जो फंक्शंस होंगे वो 5 प्रकार के होंगे, आई लेट से, ILATE, इनवर्स प्रतिलोम फलन, लॉगरिथमिक लघुगणकीय फलन, अलजेब्रिक बीजगणितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय फलन और एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन। इन क्रम के आधार पर, जैसे मान लेते हैं मेरे पास फंक्शन आया, f(x) की जगह मैंने लिख दिया sin x, f(x) की जगह मैंने लिख दिया sin x, और gx की जगह मैंने लिख दिया x। अब एक तो है sin x और एक है x। चलो यहाँ पे x चेंज कर देते हैं, इसके अंदर हम कर देते हैं log x कर देते हैं, एक बार ये कर देते हैं। चलो मेरे पास 2 फंक्शन है, sin x एंड log x। ये कौन सा फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और log x कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकंड फंक्शन किसे माने, तो हाँ यहाँ पे चले ILATE। सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसे फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो रहा है, ये पहले आ रहा है। और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या आ रहा है, इसके क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करके हम क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है जो मैथमेटिक्स से संबंधित होगी। हम क्या करेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत मैक्सिमम जो समाकलन के रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स से अप्लाई करेंगे। हम इंटीग्रेशन को हमारे डेरिवेशंस में सॉल्व नहीं करेंगे। फिजिक्स के अंदर जो हमारे डेरिवेशन में जितने भी इंटीग्रेशन आएंगे उनके डायरेक्ट रिजल्ट हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। वो हम आगे 12th में, BSc में जो भी हमारे आएंगे उस हिसाब से हम देखते जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्या चलेंगी, साथ चलेगी, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से समाकलन को समझ सकते हैं। इसका समाकलन कितना होगा, 1/√x का समाकलन। आपको पता है √x का अवकलन, ओनली √x का जो अवकलन था वो 1/2√x था, 1/2√x। तो मैंने बताया अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/√x का कितना हो जाएगा, 2√x हो जाएगा, 2√x कांस्टेंट प्लस c। आप इसको कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने आपको करवाया भी अवकलन में। √x का कितना होता है, 1/2√x होता है, तो 1/√x का कितना हो जाएगा, 2√x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। आगे का जो फॉर्मूला है, आपके पास यदि sin x का समाकलन करना आपको, तो sin x का समाकलन कितना होगा, माइनस कोस x होगा।
क्योंकि आपको पता है साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स, तो इस यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और यदि आपको कॉस एक्स का करना है समाकलन, तो अवकलन का जस्ट व्युत्क्रम हो जाएगा। कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आप sec x और tan x का समाकलन करते हैं dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष, यदि आप sec x और tan x का समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो इसका कितना हो जाएगा, sec x प्लस सी। क्योंकि sec x का जो अवकलन होता है वो sec x tan x होता है, तो sec x tan x का समाकलन कितना होगा, sec x होगा। एग्जैक्ट है। अगला देखते हैं, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होगा, कितना होगा, tan x प्लस सी। क्योंकि tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर होता है, tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है वो कितना होगा, tan x एंड कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको इनको नोट करना है। और भी फॉर्मूले हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। e की पावर x का जब अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है प्लस c। e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और समाकलन भी क्या होता है, e की पावर x। अब यदि आपको 1/x का क्या करना है, समाकलन करना है, तो 1/x कितना होगा, log x log e बेस x प्लस c। बिकॉज log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन कितना होगा, log x होगा, उसका जस्ट व्युत्क्रम प्लस कांस्टेंट c। अगर यहां पर ऐसे है साइन ax प्लस b का आपको समाकलन करना है, साइन ax प्लस b, आपने साइन ax प्लस b का अवकलन भी किया था, तो साइन ax प्लस b का जब आप क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस का कॉस और ax प्लस बी कितना होगा, ax प्लस बी। आपने देखा था कि अवकलन के अंदर जो ये ax का फिर से जब अवकलन किया जाता है तो a यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा, a यहाँ पर कहा जाता है मल्टीपल में, लेकिन समाकलन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, अपॉन में, अपॉन a प्लस कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। तो इस प्रकार से हम यदि कोई समाकलन करते हैं और यहाँ पर यदि कोई कांस्टेंट लगा होता है, जैसे साइन ax cos ax या साइन bx cos bx, तो अवकलन में वो चीज़ मल्टीपल में आएगी, जबकि समाकलन में वो कहाँ पे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में, हर में आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर cos ax प्लस बी होता, क्या हो जाता है, cos ax प्लस बी, तो cos का समाकलन कितना होगा, प्लस साइन होगा, तो यहाँ पर हम रफ करके कर देते हैं साइन ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट, और ax का जब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये अवकलन में कहाँ आता है, मल्टीपल में आता है, और समाकलन में कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं समाकलन के, इन्हें आपको याद करना है, स्टडी करना है, और मैथमेटिक्स में आपको इनको प्रूफ करने को मिलेगा गणितीय आगमन सिद्धांत से। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारे फिजिक्स में उपयोगी हैं, हम उन्हीं फॉर्मूले पर डिस्कस कर रहे हैं मेनली। अब हमारे पास है e की पावर ax प्लस बी। अगर आपको इसका समाकलन करना है e की पावर ax प्लस बी, तो e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर x ही होगा, ये पूरा का पूरा x है, ax प्लस बी। और अभी अभी आपको बताया है कि जब आप इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है, ओनली ये वाली चर के साथ वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है, उसका जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा a। तो e की पावर ax प्लस बी अपॉन a प्लस कांस्टेंट c, ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। आपको इन्हीं फॉर्मूले को सभी को याद भी करना है, समझना भी, और ट्रिक से इन्हें याद भी करना है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। समाकलन से संबंधित अन्य प्रॉपर्टीज है जो लिमिट से रिलेटेड है, जैसे आपके पास a टू b लिमिट है और आपको किसी फंक्शन का क्या करना है, समाकलन करना है। फंक्शन f(x) का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, माइनस लगा के इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लिमिट b टू a कर सकते हैं। a टू b को यदि लिमिट b टू a करना है तो यहाँ पर हम ऐसे इसको सेट कर सकते हैं, और फंक्शन कौन सा है, f(x) है। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला है। अगर
आप की लिमिट ये है -a टू प्लस ए। अगर आप किसी फंक्शन का समाकलन करने हैं और लिमिट है -a टू प्लस ए, तो आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ट्वाइस का फैक्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे ट्वाइस का फैक्टर लगा सकते हैं और इसको 0 टू a में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 टू a। क्योंकि आपको पता है -a टू प्लस ए के अंदर सबसे पहले माइनस से प्लस की तरफ हम अग्रसर होंगे तो बीच में आपको 0 मिलेगा। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में -a और +a होगा। तो आप इस लिमिट्स को ट्वाइस ऑफ करके 0 टू a में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि आपको आवश्यकता पड़े डेरिवेशन करते समय। ठीक है, तो माइनस टू प्लस यदि कोई लिमिट है उसको ट्वाइस से 0 टू a में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम न्यूमेरिकल में करेंगे या डेरिवेशन में तब ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगी। x की पावर 5 साइन x का अवकलन करना है। x की पावर 5 साइन x का क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप अवकलन समाकलन में थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाएं, थोड़ा ध्यान रखें। इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। अब आपको पता है 2 फंक्शन है तो ये इनका मल्टीपल है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे पहले x की पावर 5 को आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और sin x का अवकलन कर देंगे। sin x का अवकलन कितना होता है, cos x। फिर आप लगाएंगे प्लस। अब आप sin x को कांस्टेंट रखेंगे, sin x को कांस्टेंट रखेंगे और x की पावर 5 को क्या लगा देंगे, इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो x की पावर 5 को कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा x की पावर 5 sin x का अवकलन। एग्जैक्ट है। अगला जो हमारे पास बहुपद है वो है t की पावर n e की पावर t प्लस log t प्लस sin t। आपके पास एक बहुपद है, आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है t के सापेक्ष, अवकलन करना है t के सापेक्ष। तो सभी का आप अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं t की पावर n का करता हूँ, e की पावर t का करता हूँ। ठीक है, तो t की पावर n पहले कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों मल्टीपल हैं, और e की पावर t का कितना हो जाएगा, e की पावर t ही रहेगा प्लस। फिर e की पावर t को कांस्टेंट करते हैं, t की पावर n का करेंगे। t की पावर n का कितना होगा, n t की पावर n माइनस 1, एक प्रकार से x की पावर n ही है, n t की पावर n माइनस 1 प्लस log t का कितना हो जाएगा, 1/t प्लस sin t का कितना हो जाएगा, cos t। तो इस प्रकार से हमारे पास अवकलन प्राप्त हो चुका है एक बहुपद का। अब जो बहुत ही सिंपल है, केवल फॉर्मूला बेस है। अब आपको sin x cos x का करना है। sin x cos x का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। तो आपको पता है सबसे पहले आप sin x को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। sin x को कांस्टेंट रखेंगे, cos x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। cos x का कितना होता है, माइनस का sin x, माइनस का sin x। तो मैं यहां पर sin स्क्वायर x लगा देता हूं डायरेक्ट प्लस। sin x कांस्टेंट था पहले, उसके बाद cos x का करेंगे तो माइनस sin x। अब हम cos x को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और sin x का जब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos x। तो जिससे वापस कितना हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर x आएगा। ठीक है, सबसे पहले sin x को कांस्टेंट किया, cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस sin x। तो माइनस sin x, sin एंड sin, sin स्क्वायर हो गया प्लस। उसके बाद में हमने cos x को कांस्टेंट किया और sin x का कितना होता है, cos x। तो cos एंड cos, cos स्क्वायर x। तो ये हमारे पास अवकलन प्राप्त हुआ है इस टर्म का। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारे पास sin 2t का आपको अवकलन करना है। sin 2t का अवकलन करना है t के सापेक्ष। अगर आप sin 2t का अवकलन करेंगे तो सबसे पहले इसको पूरा का पूरा x मान ले या t मान ले। तो sin x का अवकलन कितना होता है, cos, कितना होता है, cos देन 2t। ठीक है, cos 2t। फिर 2t का करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो 2t का कितना हो जाएगा, 2 कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीपल में। एग्जैक्ट है। तो इस प्रकार से हम अवकलन को सूत्रों के हिसाब से हैंडल कर सकते हैं।
अब हम समाकलन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। समाकलन में हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 4 प्लस 1/x प्लस e की पावर x प्लस 1। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष आपको क्या करना है? समाकलन करना है। तो x सबका डिफरेंट आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग समाकलन। x की पावर 4 का कितना बताया था? x की पावर n+1/n+1, एक पावर बढ़ जाएगी तो x की पावर 5/5 प्लस 1/x का कितना हो जाएगा? log x, e की पावर x का e की पावर x, और 1 का करेंगे तो जिसके सापेक्ष करते हैं वो टर्म आ जाएगी, दैट इज x। ये हमारा समाकलन कंप्लीट हो गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे? आपके पास टर्म है इलेक्ट्रिसिटी, वो कांस्टेंट है, उसका मान अधिकतम मान I0 है, पाई कांस्टेंट है, साइन थीटा हमारे पास एक चर राशि है, त्रिकोणमिति फलन है, इसका थीटा के सापेक्ष क्या होगा? समाकलन होगा। अगर यहाँ x है तो x होगा, थीटा है तो थीटा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले I0/पाई को क्या करते हैं, इससे बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन से I0/पाई, और साइन थीटा का क्या कर लेते हैं? समाकलन कर लेते हैं, साइन थीटा का समाकलन कर लेते हैं। लिमिट है 0 to पाई। अब आपको पता है साइन थीटा का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का होता है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। और I0/पाई हमारे पास है, I0/पाई, ये हमारे पास समाकलन हो गया है। और लिमिट्स लगा दीजिए 0 to पाई। इस क्वेश्चन में मैं आपको लिमिट रखना सिखा रहा हूँ, लिमिट कैसे पुटअप करेंगे। I0/पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले थीटा की जगह पाई रखा जाएगा, फिर थीटा की जगह 0 रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस रखा हुआ है, ये माइनस है। ठीक है, आप चाहें तो इसको माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं, अगर आपको सुविधा हो रही है तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया। तो अपर लिमिट सबसे पहले कॉस पाई, सबसे पहले कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट कितनी है? कॉस 0, कॉस 0। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पहले पाई एंड थीटा की जगह बाद में 0, तो माइनस का I0/पाई एंड इसका रिजल्ट, सबसे पहले आपको पता है cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। और cos 90 कितना होता है? 0। और cos 180 कितना होता है? -1 होता है। cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 -1 है एंड माइनस cos 0 कितना होता है? 1। तो माइनस एंड माइनस प्लस एंड 1 एंड 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 2I0/पाई, ये इसका रिजल्ट आएगा। माइनस माइनस प्लस कितना? -2 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2I0/पाई इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार आप लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया? अवकलन और समाकलन से संबंधित कुछ फॉर्मूले देखे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, और हमारा चैप्टर नंबर 2 एकदम कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल। अगली क्लास में हम नया चैप्टर गति से संबंधित चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। आप रेगुलर ऑनलाइन क्लास लेते रहें। धन्यवाद।